सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो नया राजन सीरीज है 2025 संस्करण, इसके सभी जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्नों को मैं डिस्कस करते हुए चल रहा हूं। और आपसे क्या आग्रह है कि आप खुद भी कॉपी पेन लेकर के बैठिए, एक एक प्रश्न को जैसे हम कर रहे हैं आगे सॉल्व करते चल रहे हैं वैसे आपको खुद जो है प्रैक्टिस करते आगे चलना है। ठीक है, तो एक एक प्रश्न देखिए। बहुविकल्पीय सभी प्रश्न हमने डिस्कस कर लिए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न जितने भी दिए थे, अगर वो क्लासेस आपने नहीं की हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मैथ के सामने के लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको सभी राजन सीरीज के नया जो आपका राजन सीरीज है उसके सभी बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट है, उसमें आपका सब कुछ लगा हुआ है, जितनी आपकी क्लासेस हुई हैं। ठीक है, पूरा सिलेबस मैंने चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको राजन सीरीज, फिर पवन सीरीज भी मैं पूरा आपको सॉल्व कराऊंगा, वो देखने को मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, मॉडल पेपर्स देखने को मिल जाएंगे। तो इतनी तैयारी आपकी हो जाएगी कि आप 25 में 25 स्कोर करके ही आओगे, कहीं एक नंबर का भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैथ है। यहाँ पे आपको बस प्रश्न सॉल्व करके उत्तर लेकर के आना है, वो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, तो 25 में 25 यहाँ पे आपको छोड़ना नहीं है, लेकर के ही आना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। बहुविकल्पी प्रश्न मैंने करा दिया था, अब अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बारी है। अति लघुत्तरीय प्रश्नों में यहाँ आज हम स्टार्ट करेंगे और प्रयास करेंगे कि 3 से 4 क्लास में आपका जो जितने भी लघुत्तरीय अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं वो आपके हम सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन रेडी रखिएगा और इस पहले प्रश्न को आप सॉल्व करिएगा। उससे पहले इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों तक यह क्लास पहुंच जाए और इसी तरीके से सभी लोग अपनी जो तैयारी है, प्रैक्टिस है, वह बना पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, एक कक्ष की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपने आयत का क्षेत्रफल ज्ञात किया है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालने में या किसी कमरे के क्षेत्रफल निकालने में क्या बहुत ही आसान रहता है कि आप लंबाई का गुणा चौड़ाई में कर देते हैं, आपको कमरे का क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल मिल जाता है। लेकिन अब यहां पे बात हो रही है कमरे के दीवारों का, आपको कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, सीधे फॉर्मूला मैं आपको बता दूं तो सीधे फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, या थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं आपको कर देता हूं जिससे आपको याद रहेगा। अब देखिए, जिस भी कमरे में आप बैठे हो उसमें देखिएगा एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी। ठीक, एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी इस तरीके से। और दीवारों की अगर हम बात करें तो जो नीचे है वो लंबाई और चौड़ाई हो गई, और जो ऊंचाई है, ठीक, इस तरीके से छत तक वो आपकी ऊंचाई हो गई। अब अगर आपको दीवार का क्षेत्रफल चाहिए तो जो लंबाई के तरफ वाली दीवार होगी उसका क्षेत्रफल अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो लंबाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा, लंबाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। उसी तरीके से उसके जस्ट सामने वाली जो दीवार होगी उसका भी लंबाई गुणे ऊंचाई होगा, और बाकी जो दो दीवारें बचती हैं चौड़ाई की तरफ वाली, उसका चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा, चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा, और उसके जस्ट सामने वाली दीवार का भी चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा। तो आप देख रहे हैं दो दीवारें आपको मिल रही हैं जिसका क्षेत्रफल अगर आप निकाल रहे हैं तो लंबाई गुणे ऊंचाई आ रहा है, और दो दीवारें ऐसी मिलेंगी जिसका जो क्षेत्रफल अगर आप निकाल रहे हैं तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई आ रहा है। तो यहीं से आप जो है अब समझ सकते हैं इसका चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा दो गुना किसका, लंबाई गुणे ऊंचाई का, ऊंचाई तो हर जगह रहेगा, और धन 2 गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, लंबाई गुणे ऊंचाई से एक दीवार का निकला और उसके सामने वाली तो 2 गुणे लंबाई गुणे ऊंचाई, और धन इसी में जोड़ देंगे
2 गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आपके चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। अब यहीं से 2 चाहे तो कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा लंबाई गुणे ऊंचाई, और यहां बचेगा चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और ऊंचाई भी हम कॉमन ले लेंगे गुणे ऊंचाई। इस तरीके से इस फॉर्मूले को लिख देते हैं। देखिए इधर से 2 का गुणा हो रहा है, इधर से ऊंचाई में, तो 2 का गुणा होगा 2 गुणे लंबाई और गुणे ऊंचाई, ये हो जाएगा, और धन चौड़ाई। तो इस तरीके से यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई को अगर जोड़ दिया जाए और उसका दोगुना कर दिया जाए और उसमें गुणा कर दिया जाए ऊंचाई से, तो ये आपको मिल जाता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे रख दीजिए वैल्यूज। 2 गुणे लंबाई कितनी है, कक्ष की लंबाई है 10 मीटर, और चौड़ाई कितनी है आपकी 6 मीटर, और गुणे ऊंचाई कितनी है 5 मीटर। तो अब देखिए जोड़ दीजिए, लंबाई धन चौड़ाई कितना हो जाएगा, 10 6 16, और 16 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो 16 दूनी 32, और 32 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा 160, 160 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, 160 वर्ग मीटर। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। चाहे आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिए या मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है तो बहुत अच्छे से अब आपको याद भी रहेगा। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है आपके, इस परीक्षा जो होने वाली है, इससे पहले जो परीक्षा हुई थी उसी में पूछा हुआ प्रश्न है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है, 2 संख्याओं का योग 15 है, उनमें से एक संख्या दूसरे की 4 गुनी है, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 संख्याएं हैं, दोनों का योग 15 है, और एक संख्या जो है वह दूसरे की 4 गुनी है। तो मान लेते हैं जो दूसरी संख्या है वह हमारी x है, तो एक संख्या कितनी हो जाएगी, अगर एक को x मानेंगे तो दूसरा 4x होगा, क्योंकि दूसरा जो है वह 4 गुना है। ठीक है, एक संख्या दूसरे की 4 गुनी है। ठीक, तो कोई भी अगर एक को x मानेंगे तो दूसरा 4x हो जाएगा, और बोला है कि 2 संख्याओं का योग 15 है, यानी कि ये जो 2 संख्याएं हैं x और 4x, इन दोनों का योग कितना है 15 है, तो x धन 4x बराबर 15 लिख सकते हैं, या फिर x धन 4x हो जाएगा 5x बराबर 15, तो x बराबर निकालना चाहे तो 15/5, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 आ गई, एक जो संख्या आ गई आपकी 3, और दूसरी क्या हो जाएगी 4 गुणे 3 यानी कि 12, यानी कि एक संख्या 3 और दूसरी संख्या 12। ठीक, तो इस तरीके से ये निकल गया, आपका मान कितना आ गया 3 और 12, ये वैल्यूज हो जाएंगी दोनों संख्याएं। योग देखिए 3 और 12 का कितना आता है 15 आता है, और एक 3 है दूसरा 12 है, मतलब कि 4 गुना है 12। ठीक, तो बिल्कुल आसान है, बस आपको प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न क्या कह रहा है उस हिसाब से मान लेना है, और जो प्रश्न में कह रहा है उस हिसाब से आपको समीकरण बनाने आना चाहिए। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग 15 था तो हमने दिखा दिया दोनों संख्याओं का योग 15। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के 2 घनों को पिघला करके एक घन बनाया गया, बड़े घन का आयतन ज्ञात कीजिए। भी 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। आप समझिए कि 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के घनों को पिघला करके, घन क्यूब आपको पता है आकृति, जैसा आपका क्यूब होता है, ठीक है, या जो आपका लूडो की गिट्टिक होती है, ठीक, या चौक वाला जो बॉक्स होता है, ये सब क्या होते हैं घनाकार होते हैं, मतलब कि हर तरफ से बराबर होता है इसका बॉक्स। अब यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के 2 घन है, मतलब कि एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, और एक की 4 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया जा रहा है, तो उसका आयतन आपसे पूछ रहा है। अब देखिए आयतन एक ऐसी चीज होती है ना कि जिसे आप जो है बदल नहीं सकते। आप 1 लीटर पानी को चाहे आप पतीले में रख दो, चाहे आप किसी डिब्बे में रख दो, वो पानी 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा। लीटर भी क्या होता है घन का, घन वो भी एक आयतन होता है। ठीक, वो भी एक आयतन होता है। ठीक, अगर घन में रख दोगे तो घन के शेप का हो जाएगा, मतलब रहेगा वो 1 लीटर का 1 लीटर ही। तो इसी तरीके से ये जो 2 घन है इनमें जो आयतन है वो आयतन उतना ही रहेगा, चाहे आप पिघला करके इसको छोटा कर दो या बड़ा कर दो। ठीक है, आयतन
कहीं नहीं जाएगा। छोटा करना चाहोगे तो आपको कई पार्ट में करना पड़ेगा, और बड़ा करना चाहोगे तो कई चीजों को मिला करके बड़ा करना पड़ेगा। ठीक, तो इसी तरीके से अब यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का अगर निकाला जाए आयतन, 6 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन कितना हो जाएगा? ये भुजा का क्यूब होता है, यानी कि 6 का क्यूब हो जाएगा। ये 6 चौक 36 और गुणे 6 कितना आ जाएगा? 6 चौक 36 के 6 हासिल लगा 3, 18 3 21 216, 6 का क्यूब। और 4 सेंटीमीटर वाले का कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन कितना आ जाएगा? 4 का क्यूब, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 ये आ गया। घन सेमी में आएगा दोनों। तो यहाँ पे दोनों घन का आयतन हमने निकाल लिया। अब इसके बाद समझिए कि बड़े घन का आयतन क्या होगा। तो बड़े घन का जो आयतन हो जाएगा वह इन्हीं दोनों का योग हो जाएगा। बड़े घन का आयतन लिखिएगा, यह बराबर होगा दोनों घनों के आयतन को जोड़ने पे जो आपको मिलेगा, तो 216 और 64। ये इसी तरीके से है जैसे आपके पास कहीं 2 लीटर पानी रखा है, कहीं 1 लीटर, तो आप दोनों को मिला रहे हैं तो 3 ही लीटर तो होगा, उसमें तो कुछ अलग हो नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार से इन दोनों का जो आयतन है, इनको अगर आप मिलाएंगे तो जो बड़ा घन भी बनेगा उसका आयतन इतना ही आएगा। तो जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा आपको कितना? ये आपका हो जाएगा 70 80, 280 घन सेमी। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 4 है, हल कीजिए। ब्रैकेट में दिया है x + 1/a इंटू x - a। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। दो ब्रैकेट में चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, और ब्रैकेट में क्या होती हैं? दो चीजें जो है आपस में जुड़ और घट रही हैं, और इसी को आपको सरल करना है, हल करना है। तो देखिए यहाँ पे गुणा किस तरीके से आप करेंगे। देखिए इसका गुणा हम इसमें करते हैं, और इसका गुणा इसमें करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए इसमें 2 पद हैं, तो पहले पदों का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में होगा, फिर धन दूसरे पद का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में होगा। तो इसको लिख सकते हैं x का गुणा होगा x - 1 इस पूरे में, फिर प्लस 1/a का गुणा होगा इसी पूरे में x - a में। इस तरीके से ये गुणा होगा। ठीक, अब इसके बाद आसान है। देखिए इसके बाद बस ब्रैकेट खोल लीजिए, तो x का गुणा x में x² और माइनस a में होगा तो -ax, फिर प्लस 1/a का गुणा हो जाएगा x में, तो ये x/a हो जाएगा, x/a, और फिर 1/a का गुणा हो जाएगा -a में, तो ये a से a कट जाएगा, बचेगा -1। तो ये हो जाएगा आपका x² - ax प्लस x/a -1। यही इसका गुणनफल हो जाएगा, यही इसका हल हो जाएगा। ठीक है, इतना ही आपको करना था, बस ब्रैकेट खोल के गुणा कर देना था। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, 89 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक होगी। 2023 में पूछा प्रश्न है। 89 के अंकों को अगर हम परस्पर बदल दें, ठीक है, मतलब कि इसमें देखिए 89 में क्या है, 89 में 2 नंबर्स हैं। परस्पर बदलने का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के स्थान को बदल दिया जाए, यानी कि 9 की जगह 8 लिख दीजिए और 8 की जगह 9 को लिख दीजिए। तो ये कितना संख्या बन गया? 98। अब क्या बोल रहा है कि 89 के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या, ये आपकी हो गई प्राप्त संख्या, जो हमको संख्या प्राप्त हुई हम अंक बदलने पे, और ये हमारी मूल संख्या है जो हमारे पास पहले से है। ठीक है, हम इसी संख्या पे तो हमने बदल करके ये संख्या प्राप्त किया है। तो अब मूल संख्या से कितनी अधिक है, प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक है, तो प्राप्त संख्या में से मूल संख्या घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 9। 98 में से 89 घट जाएगा, आ जाएगा कितना? 9। तो यहाँ पे
9 अधिक है, ये कह सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 है, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 21 सेमी है, 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। अब एक साइकिल के पहिए की बात हो रही है और जिसकी त्रिज्या आपको बता दी गई है। अब बता रहा है, पूछ रहा है कि 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। अब साइकिल का पहिया आपका कैसा होता है, ये वृत्ताकार इस तरीके से होता है और यहां जमीन पे मान लेते कहीं टच हो रहा होता है। अब एक चक्कर कब माना जाता है, जब यही जो आपका ओ बिंदु है यहां से चल करके फिर पहिया जो है यहीं फिर ओ बिंदु पे आ जाए तो एक चक्कर माना जाता है और इसी को क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। तो एक चक्कर में जो ये वृत्त चलता है वह अपने परिधि के बराबर चलता है और 100 चक्कर में कितना चलेगा या n चक्कर में कितना चलेगा, तो n गुणे इसकी परिधि जितनी होगी उतना चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी ये बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई r, ये इसी के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, जो ये पहिया है उसके परिधि के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई r, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे साइकिल के पहिए की त्रिज्या है 21। ठीक है, तो 7 से 21 को काट सकते हैं, 7 त्रिक 21 और गुणा कर लीजिए तो ये 44 गुणे 3 हो जाएगा और फिर ये 4 3 12 के 2 हासिल लगा 1, फिर 12 1 13, 132 ये आपको उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए 100 चक्कर में अगर हम लोग बोले 100 चक्कर में दूरी कितनी तय करेगा, तो हो जाएगा 132 गुणे 100, तो 132 और 2 शून्य लगा दीजिए, तो हो जाएगा इतना सेंटीमीटर, क्योंकि जो है आपका त्रिज्या जो है वह सेंटीमीटर में दिया गया है, तो ये हो जाएगा 13,200 सेंटीमीटर। तो निकालना यहाँ पे बिल्कुल आसान था, आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो आपका पहिया होता है साइकिल का वह वृत्त के आकार का होता है और बस इतना ही लॉजिक आपको समझना है कि ये पहिया एक चक्कर जब आप घुमाओगे तो उतनी ही दूरी तय करेगा जितना दूरी हम लोग वृत्त की परिधि निकालते हैं। मतलब वृत्त पे किसी एक बिंदु से फिर उसी बिंदु पे आने के लिए जो चली गई दूरी होगी वही एक चक्कर में लगाई गई दूरी होगी इस पहिए के द्वारा। ठीक है, तो पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा वृत्त के परिधि के फॉर्मूले से यहाँ हम निकाल लेंगे और 100 चक्कर में तो 100 से गुणा कर देंगे, आसानी से आ गया। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, एक 5 मीटर गुणे 2 मीटर आयताकार पेंदे वाले हौज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है, ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी भरा है। ठीक, तो अब देखिए एक हौज है, हौज आपने देखा होगा कहीं पे भी जब पानी चलता है, आपने देखा होगा मोटर से या इंजन से पानी चलता है तो गांव में खेतों में क्या होता है, हौज बने होते हैं, इस तरीके से सीमेंट से ही बना देते हैं, ईंट और सीमेंट से, उसमें पानी गिरता है जिससे मिट्टी का कटान नहीं होता है। या आपके मॉडर्न में अगर आप देखना चाहते हैं तो स्विमिंग पूल्स आपने देखे होंगे, तो स्विमिंग पूल्स में क्या होता है, एक इस आयताकार इस तरीके से जमीन पे ही आपका हौज बना होता है, वही आपका हौज है। ठीक, स्विमिंग पूल जिसको बोल रहे हैं वो आपका यहाँ प्रश्न में क्या है, हौज। तो अब वो उसमें स्विमिंग पूल को आप इमेजिन करिए, तो उसमें क्या होता है, एक गहराई होती है और पानी धीरे धीरे भरते जाते हैं, जहां जितने हाइट तक चाहते हैं उतने हाइट तक पानी भर लेते हैं। तो उसी तरीके का कुछ यहाँ पे आपके प्रश्न में नजारा है कि एक जो है आयताकार इस तरीके से समझ लीजिए कि पेंदा है, इस तरीके से आयताकार पेंदा है और इसमें जो है इस हौज में इस तरीके से समझिए कि ये आपका हौज है
इसमें जो है वो पानी कुछ हाइट तक इस तरीके से ये भरा हुआ है, कुछ हाइट तक पानी भरा हुआ है, इस तरीके से इमेजिन कर लीजिए आप। ठीक है, बहुत परफेक्ट तो इमेज नहीं बन पाई है, लेकिन इमेजिन कर लीजिए आप लोग। अब इसके बाद समझिए कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वह 5x2 है, और जिस ऊंचाई तक ये भरा गया है पानी वह कितनी है, 1.5 है। ठीक, तो अब आपको ज्ञात करना है लीटर में कितना लीटर पानी भरा गया है। ठीक, तो अब देखिए, जो लीटर में ज्ञात करना है इसका मतलब हो गया कि आयतन आपको ज्ञात करना है। लीटर क्या होता है, आयतन होता है। जैसे कि हम पानी को नापते हैं कि ये 5 लीटर, मतलब पेट्रोल ज्यादा आप नापते हैं, डीजल नापते हैं, गाड़ियों में भरते हैं तो 5 लीटर 10 लीटर दूध नापते हैं, ग्वाला दे जाता है डेली। तो इस तरीके से ये डेली हम लोग क्या करते हैं, आयतन नापते हैं इन चीजों का, पेट्रोल का, डीजल का, दूध का। तो इस तरीके से अब समझिए आगे आप कि यहां पे आपका क्या आपको निकालना है, लीटर पानी कितना भरा है यह आपको निकालना है। तो ये निकालने के लिए आपको इसका आयतन निकालना है। ठीक, इसका आयतन आप निकाल लोगे तो उस आयतन को आप कन्वर्ट कर लोगे लीटर में, वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले इसका आयतन जब आप निकालोगे तो ये किसके आकार का बन रहा है, ये इसका आयतन कैसे निकालेंगे, हम लोग घनाभ के आयतन से निकालेंगे। ठीक है, तो इसका पानी का जो आयतन हो जाएगा आपका, वह जो ये अब किसके आकार का हो जा रहा है, घनाभ के आकार का। तो यहां से लिख सकते हैं पानी का आयतन बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हौज का आयतन। ऐसा आप लिख सकते हैं कि हौज में भरे पानी का आयतन। और ये आप कैसे निकालोगे, ये आप निकालोगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, अपनी भाषा में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए लंबाई कितनी है आपकी, लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे आप दी गई है, ये 5x2 है, तो 5x2 ये लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई 1.5 है। तो 5 दूनी 10 और गुणे 1.5, तो हो जाएगा 15 मीटर क्यूब, क्योंकि सब कुछ मीटर में दिया गया है। अब समझिए कि इसी को हम निकाल लेते हैं कि कितना पानी भरा हुआ है। यह निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए मीटर क्यूब में दिया गया है। अब 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर पानी होता है ये याद रखिए। एक चीज मैंने ट्रिक आपको बताया था जब मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्न करा रहा था। तो ये देखिए, दो चीजें, लीटर में जब भी आपको कन्वर्ट करना होगा तो सेंटीमीटर से करना है तो उसके लिए अलग है, और अब मीटर से यहाँ पे करना है तो उसके लिए अलग है। अब दोनों ट्रिक आप एक जगह याद कर लीजिए। देखिए, अगर कोई आपके पास घनाभ है, कोई एक घनाभ है आपके पास जिसकी लंबाई जो है वह 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 मीटर का घन। ठीक, 1 मीटर का घन कहेंगे। और ये 1 मीटर का अगर घन है तो आप सोचिए कि जो आपके छतों पे पानी की टंकी होती है उसकी ऊंचाई तो लगभग 1 मीटर की होती है। ठीक है, 1 मीटर, क्योंकि यहाँ कमर तक होता है टंकी आपका, 1 मीटर ऊंचाई होता है, लेकिन वो गोल में होता है। तो वो गोल में होकर ना होकर के अगर घनाभ के आकार का हो तो उतना ही आप लंबाई समझ लीजिए 1 मीटर, और 1 मीटर ही आप चौड़ाई समझ लीजिए, 1 मीटर आप चौड़ाई समझ लीजिए और 1 मीटर ऊंचाई। ठीक, तो उसमें कितना पानी आएगा सोचिए। आपके जो नॉर्मल टंकी होती है 500 लीटर की होती है, वो कुछ बड़ी हो जाएगी साइज में और उसकी चौड़ाई भी बढ़ जाएगी, उसमें दूना पानी आएगा, 1000 लीटर पानी आएगा। तो इसमें ये जो टंकी होगी आपकी जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 1-1 मीटर है, इसमें जो पानी आएगा वह 1000 लीटर आएगा। अब यहीं से आपको तुरंत पता चल गया कि 1 मीटर क्यूब एक ऐसा घन
जिसकी भुजा 1 मीटर हो उसका आयतन कितना होगा, 1 मीटर क्यूब होगा। और 1 मीटर क्यूब जो बराबर होता है वह किसके बराबर होता है, वह 1000 लीटर के बराबर होता है। ये प्रैक्टिकली भी आप समझ गए, ठीक। और अगर सेंटीमीटर की बात करें तो 10 सेंटीमीटर आपका ये स्केल होता है। 10 सेंटीमीटर आपका लंबा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा, इस तरीके से सेंटीमीटर इतना ही होता है, ठीक। स्केल जो आपका होता है तो वो होता है 1 लीटर के बराबर, ठीक। और ये अगर 1 मीटर है तो 1000 लीटर के बराबर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 15 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1000 लीटर लिख सकते हैं, ठीक है। मीटर की जगह हम लोग लिख सकते हैं मीटर क्यूब की जगह 1000 लीटर। तो ये 15 का गुणा हो जाएगा 1000 में, तो हो जाएगा 15000 लीटर। यानी कि ये जो हौज है इसमें कितना पानी भरा है, 15000 लीटर पानी है। यही आपसे ज्ञात करने को बोल रहा था, तो बहुत ही आसानी से अब आप ज्ञात कर लोगे। बस इसमें कुछ करना नहीं है। ये जो आपका हौज है इसमें जो पानी का अगर आपको आयतन निकालना है तो ये जो घनाभ का आयतन है उसका फॉर्मूला हमने लगाया। बस दिक्कत यहाँ क्या थी कि मीटर क्यूब में आया है। अब ये कन्वर्जन अगर आपको नहीं पता कि मीटर क्यूब से हम कैसे लीटर में करेंगे तो यहाँ आपको दिक्कत होगी। लेकिन यहाँ पे आसानी से मैंने आपको ट्रिक बता दिया है, आपके रियल लाइफ से रिलेट कर दिया है, तो आपको अब आसानी से याद हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेमी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समबाहु त्रिभुज की यहाँ पे बात की जा रही है। समबाहु मतलब होता है कि जिसकी सभी भुजाएं जो बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि इसका अगर एक भुजा ए है तो तीनों भुजाएं क्या होंगी, आपकी ए होंगी। और इसका परिमाप आपको दिया गया है। परिमाप क्या दिया गया है आपको, 12 दिया गया है। परिमाप 12 सेंटीमीटर दिया गया है। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं को जोड़ लीजिए, ए धन ए धन ए यानी कि 3a हो जाएगा। तो यहां से आप याद रख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वह 3 गुणे भुजा होता है और बराबर दिया गया 12 के, यानी कि भुजा कितना आ जाएगा 12/3 यानी कि 4 सेंटीमीटर। यहां से आपको पता चल गया कि इसका जो भुजा है समबाहु त्रिभुज का वह 4 सेंटीमीटर है। आपको निकालना क्षेत्रफल है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वह कितना होता है, √3/4 और भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग। तो यहीं पे वैल्यूज रख दीजिए, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर यानी कि 4 गुणे 4, 1 4 से 4 कट गया और ये 4√3 और सब कुछ आपको सेंटीमीटर में दिया गया है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, 4√3 यह आपका मान आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, धन पूर्णांक 4x-6 के ठीक बाद का धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब कोई भी धन पूर्णांक हो तो उसके जस्ट बाद का धन पूर्णांक हम कैसे निकालते हैं, उसमें एक जोड़ देते हैं। जैसे 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है। अब 6 का अगला अगर हमको धन पूर्णांक निकालना होगा तो 6 में एक जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 7। तो इसी तरीके से अगर 4x-6 का हमको अगला धन पूर्णांक निकालना है तो 4x+6 में एक जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए, 4x-6 + 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x-6 में एक जुड़ जाएगा, -5 रह जाएगा। तो 4x-5 ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, ऋण 2/3 धन ऋण 4/5 ऋण 6/7 को सरल कीजिए। देखिए ऋण 2/3 और यहाँ ब्रैकेट खुलेगा तो धन का गुणा ऋण में होगा तो ये ऋण हो जाएगा, ऋण 4/5 और ये ऋण 6/7 ये हो गया। अब समझिए कि यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपको सरल करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, 3 भिन्न हैं जो आपस में यहाँ पे घट रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको इसको सरल करना है तो सरल करने के लिए
आपको क्या करना होगा, पहले जो है भिन्नों में जोड़ घटाना करने के लिए हमको उनका हर समान करना पड़ता है। तो हर समान करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, लासा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3, 5 और 7, इन तीनों ही संख्याओं को आप देखेंगे, तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनका लासा आप लेंगे, तो इनका लासा लेने से अच्छा इनको सीधे सीधे गुणा कर दीजिए, क्योंकि इनका लासा भी वही आएगा, 3 गुणे 5 गुणे 7, क्योंकि अभाज्य संख्याएं हैं, कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, तो इनका सीधे सीधे गुणा ही होगा। अब देखिए यहाँ पे ऋण 2 के बटे 3 था, अब 5 गुणे 7 एक्स्ट्रा आ गया है, तो ऋण 2 में 5 गुणे 7 अलग से गुणा हो जाएगा। अब ऋण 4 बटे 5 था, अब इसके बटे में क्या आ गया, 5 के अलावा 3 और 7 गुणे के रूप में आ गए, तो 3 और 7 का भी यहां गुणा कर दीजिए। इसी तरीके से ऋण 6 बटे 7 में नीचे 7 था, 3 और 5 थे नहीं, तो 6 में 3 और 5 का गुणा कर दीजिए। अब इसके बाद इसको देखिए, सॉल्व करिए, तो 3 पच्चे 15 और 15 सत्ते 105 होता है, तो ये हो जाएगा आपका हर 105। अब देखिए 2 का गुणा 5 में, 2 पच्चे 10 और 7 70, ऋण 70, और ये देखिए 4 गुणे 3, 4 तिया 12 और 12 सत्ते 84, ये आपका कितना आ गया, -84। और ये हो जाएगा देखिए 6 बच्चे 30 और 3 का गुणा कर दीजिए 90, -90। ठीक, 18 पच्चे 90, वैसे भी हो जाता। अब इसके बाद ये हो गया 105। देखिए तीनों ही ऋणात्मक हैं, तीनों को जोड़ दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा ऋण 244 बटे 105, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऋण 244, अंश में ऋण है और बटे में 105, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, हमारा प्रश्न संख्या 11। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो ये उस तरीके से है जैसे 15 टॉफी है, 5 बच्चों में बांटना है, तो कितनी कितनी टॉफी आएगी, तो 15 में आप भाग कर देते 5 से, तो आपको 3 टॉफी मिल जाता है। लेकिन वो केवल गिनती की संख्याएं थी, वो गिनती थी आपकी। और जब वर्ग को हम बांटते हैं अन्य छोटे छोटे वर्गों में, तो हम डायरेक्ट इस लंबाई को नहीं बांटते हैं, हम बांटते हैं क्षेत्रफल को। ठीक, वर्ग क्या होता है, इस तरीके से लंबाई चौड़ाई उसमें होती है, और उसको जब छोटे छोटे वर्ग में काटेंगे तो वो भी क्या, उसमें लंबाई चौड़ाई दोनों बटेगी। तो वहां पे बांटने के लिए वो एक तरीके से समझ लीजिए कि आप एक जमीन का टुकड़ा है जिसे लोगों में बांट रहे हैं, 4 भाइयों में बराबर बराबर बांट रहे हैं। तो इस तरीके से यहां पे आप समझेंगे कि किस तरीके से ये यहां पे बांटेंगे आप एक बड़े वर्ग को छोटे छोटे वर्गों में। तो यहां पे आप समझ गए क्षेत्रफल के हिसाब से बटेगा। तो अब 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो कितना होगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 15 का वर्ग, 15 गुणे 15, ये हो जाएगा कितना, 225, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके बाद देखिए कि अगर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल देखें तो कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 5 गुणे 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। और अब देखते हैं हम लोग कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो वर्गों की संख्या बराबर हो जाएगा बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 225 है, और छोटे का 25,
तो ये काटेंगे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 बार में पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं, तो 9 वर्ग बनाए जा सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 12 है, एक घनाकार बर्तन की कोर 10 सेमी है, तो बर्तन में रखे जल का आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, ये तो मैंने स्टैंडर्ड आपको याद करवाया है कि 10 सेंटीमीटर अगर भुजा का कोई घन है तो उसमें 1 लीटर पानी आता है। अब देख लीजिए कैसे, घनाकार बर्तन है तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, घन का आयतन या घनाकार बर्तन का आयतन लिखिएगा, यह बराबर हो जाएगा भुजा का क्यूब, यानी कि 10 गुणे 10 गुणे 10, जो कि आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर, जिसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमको पता होता है कि 1 लीटर जो बराबर होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, जो कि यहाँ पे आ रहा है हमारा। ठीक है, इस घन का, इस बर्तन का जब हमने आयतन निकाला तो कितना आया, 1000 घन सेंटीमीटर, जो कि बराबर होता है 1 लीटर के। तो ये सीधे सीधे आ जाएगा 1 लीटर, यहां से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक घनाकार बर्तन जिसकी 10 सेंटीमीटर कोर है, उस बर्तन में 1 लीटर जल आएगा। ये आप अपने दिमाग में स्टैंडर्ड रखिए कि हाँ 10 सेंटीमीटर का इतना अगर बड़ा हमारा घन है, मतलब इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई और इतनी ऊंचाई अगर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक घन पात्र ऐसा बनेगा जिसमें 1 लीटर जल आएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये समझ गए आप, 2022 में पूछा भी है और बहुत ही जरूरी है आपके लिए, याद भी रखना। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 13 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में x प्लस वाई से गुणा कीजिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में लिखा गया है और दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस वाई, आपस में दोनों का गुणा करना है। तो ये तो फॉर्मूला ही होता है हमारा, अगर आपको नहीं याद है तो गुणा भी करके देख सकते हैं। देखिए ये बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ पे 2 ही पद हैं, तो इन पदों का हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं x गुणे इस पूरे में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाई का गुणा हो जाएगा इस पूरे में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब गुणा कर लीजिए, देखिए x का गुणा एक्स स्क्वायर में होगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब, और माइनस एक्स वाई में होगा तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, फिर प्लस y का गुणा एक्स स्क्वायर में होगा तो y एक्स स्क्वायर, जिसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर y भी, और ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब। अब देखिए यहाँ पे x क्यूब है, वहां पे y क्यूब है, और बाकी पदों को देखिए x क्यूब का कोई पद नहीं है, अकेले है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए। और यहाँ पे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स की घात 2 है, y की घात 1 है, ऐसा कोई और पद है? ऐसा एक पद आपको यहाँ पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो दोनों आपस में कट के 0 हो जाएंगे, घट जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए एक्स वाई स्क्वायर का एक पद, और यहाँ पे भी एक्स वाई स्क्वायर का पद, यहाँ पॉजिटिव में है, यहाँ नेगेटिव में है, ये दोनों 0 हो जाएंगे, और वहां पे बचा है वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये आपका उत्तर हो जाएगा। और शुरू में ही मैंने आपको बताई, ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, इन दोनों का गुणा आप करते हैं तो ये आपका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब आप याद रखते हैं, ठीक, और उसी के फॉर्म में इसको भी याद रखते हैं, वैसे ही आप इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कई जगह एप्लीकेबल है, यहाँ तो आप इस लाइन से डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते थे। ठीक है, ये बीच में गुणा करने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे लिखा है तो गुणा कर लीजिए, फॉर्मूला बेस्ड भी था ये आपका। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 14 है, किसी संख्या के 1/4 में 1 घटाने पर शेष 1 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या मान लेते हैं x है
और क्या बोल रहा है, किसी संख्या के एक चौथाई, मतलब कि उस संख्या का एक चौथाई मतलब क्या होता है, उसको 4 भागों में बांट दीजिए। एक चौथाई मतलब कि जैसे कि 8 एक संख्या है तो उसका एक चौथाई क्या होगा, 4 से उसमें भाग कर दीजिए, 2 उसका एक चौथाई होगा। तो इसी तरीके से कोई संख्या x है, उसका एक चौथाई कितना होगा, 100/4 में से एक घटाने पे, इसमें से अगर एक घटा दिया जाता है तो कितना शेषफल मिल रहा है, एक मिल रहा है, मतलब कि ये बराबर एक के हो जा रहा है। तो वह संख्या आपको निकालना है। तो x/4 ऋण 1 बराबर 1 है, तो x/4 बराबर लिख सकते हैं 1, और ऋण 1 उधर जाएगा, धन 1 हो जाएगा, यानी कि x/4 बराबर हो जाएगा 2 के, और x बराबर कितना हो जाएगा, 4 का गुणा होगा, इधर आ जाएगा, इधर भाग था, तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से x बराबर मिल गया आपको 8, यानी कि वह संख्या 8 हो जाएगी। अब देखिए 8 का चौथाई करेंगे 2, और 2 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो इस तरीके से ये पूरा सही हमने मिला भी लिया। तो इस तरीके से ये आपका उत्तर जो हो जाएगा वह संख्या कितनी होगी, 8। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, धन पूर्णांक किसे कहते हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे इसको डिनोट करते हैं i प्लस से, इंटीजर बोलते हैं हम लोग पूर्णांक को इंग्लिश में। तो i प्लस का मतलब हो जाता है जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जितने भी धन पूर्णांक हैं, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से 6 7 8 9 10 11 12 ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपके धन पूर्णांक होते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 16 है, ऋण पूर्णांक किन्हें कहते हैं। तो सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। इसे i माइनस से डिनोट करते हैं, और -1 से लेकर के -2 -3 -4 इस तरीके से ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 जो है, ये हमारे इसमें सीरीज में सही से प्रिंट नहीं हुआ है, लेकिन जितना मैं देख पा रहा हूं ये इस प्रश्न में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 9x² - 64 का गुणनखंड करने को कह रहा है। ठीक है, का गुणनखंड। तो इसी प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस प्रश्न को गुणनखंड करना है तो देखिए 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और यहाँ x का स्क्वायर है ही, तो ये पूरा हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, और 64 क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अब देखिए a² - b² क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। आसानी से आप गुणनखंड कर सकते हैं। यहाँ पे बस फॉर्मूला लगा है a² - b² का। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है, त्रिभुजों की सर्वांग समता की क्या शर्तें होती हैं। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता 3 तरीके से प्रूफ होती है। सर्वांग समता का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए कि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम कब होते हैं, ये आप चेक करते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। तो अगर कोण भुजा कोण, एक कोण फिर भुजा फिर कोण, इस तरीके से अगर जो है त्रिभुज में कोण भुजा कोण आपको मिल जाता है तो आप उस त्रिभुज को सर्वांगसम दो त्रिभुजों को कह सकते हैं। और अगर भुजा कोण भुजा आपको मिल जाता है दोनों त्रिभुजों में तो भी आप सर्वांगसम बोल सकते हैं। या तीनों भुजाएं आपको, तीनों संलग्न भुजाएं आपको मिल जाती हैं बराबर, ठीक, तो ऐसे में भी क्या कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज जो हैं ये सर्वांगसम है। तो ये 3 शर्तें होती हैं, इसको याद कर लीजिए, कोण भुजा कोण, भुजा कोण भुजा और भुजा भुजा भुजा, ये 3 शर्तें होती हैं। 3 में से कोई भी शर्त अगर मिल गई हमको, ठीक है, लागू हो गई, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है, पूर्ण संख्या 6 9 11 लेकर के गुणा के साहचर्य नियम की पुष्टि कीजिए। गुणा का साहचर्य नियम क्या कहता है कि जब 2 से अधिक संख्याओं का गुणा हो रहा हो आपस में, तो आप पहले चाहे किन्हीं 2 का आपस में गुणा कर लीजिए, फिर तीसरे में करिए, या फिर बाद वाले किन्हीं 2 का आपस में गुणा पहले कर लीजिए और पहले वाले को बाद में कीजिए। जो रिजल्ट होता है, जो मान होता है, वह समान आता है। अब यहाँ पे देखिए उसी की पुष्टि हमको करना है। जैसे कहीं पे लिखा हो 6 × 9 × 11, यही आपको करना है।
तो आप पहले कर लीजिए 6 और 9 का गुणा, फिर आप गुणा करिए 11 में। ये एक तरीका कर सकते हैं आप, और 6 गुणे 9 गुणे 11 ये एक तरीका कर सकते हैं आप। यही दो चीज करेंगे, या तो पहले इन दोनों का गुणा करेंगे या फिर आप पहले इन दोनों का करेंगे। तो अब ऐसे में आप देख लीजिए क्या होगा। देखिए 6 9 54 और 54 गुणे 11 और गुणा कर लीजिए 11 चौक 44 के 4 और 11 पच्चीस 55 और 4 हो जाएगा आपका 59। ये आ गया 594 और यहाँ गुणा कर लीजिए 6 गुणे 9 का गुणा 11 में तो 99 हो जाएगा। 9 का गुणा 11 में 99। अब इसके बाद देखिए 9 छक 54 के 4 हासिल लगा 5 और 9 छक 54 और 5 59। तो वही आ रहा है 594 दोनों ही केस में। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। अतः यहाँ पे साहचर्य नियम के, गुणा के साहचर्य नियम की पुष्टि होती है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 20 है। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 26 12 सेंटीमीटर है, 26 और 12 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए समचतुर्भुज, ये कैसा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज है, यानी कि ये रोम्बस है, जिसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल जो होता है वह विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। विकर्णों का गुणनफल बटे 2, ये या ज्यादातर d1 इंटू d2 लिखा जाता है। d1 इंटू d2 बाई 2। तो यहाँ पे विकर्ण कितने हैं? 26 गुणे 12, 26 गुणे 12 बटे 2, बटे में 2 है। अब 2 से 12 को काट दीजिए, 6 आ जाएगा। 6 का गुणा 26 में 6 चौक 36 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 156 और सेंटीमीटर में सब दिया गया है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो 156 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका उत्तर आ जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21 है। एक घन की कोर 14 सेमी है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। घन का कोर मतलब घन की भुजा आपको दी गई है। कोर का मतलब क्या हो गया आपका? भुजा। ठीक, तो भुजा आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो आप आयतन यहां से निकाल लोगे, बिल्कुल आसान है। भुजा का क्यूब होता है, तो 14 का क्यूब हो जाएगा। 14 का क्यूब यानी कि 14 का 3 बार गुणा, और ये कितना होता है? 14 का वर्ग, 14 गुणे 14, तो ये आता है 196। ठीक, और फिर इसी का गुणा कर लीजिए आप 14 में, तो ये 14 छक आपका कितना होता है? 84, और हासिल लगा ये आपका 4 8 और 14 नवा 126 और 8, ये हो जाएगा 126 और 8 134, फिर 4 और आपका हासिल कितना आ गया? हासिल आ गया आपका 13 और 14 का नाम 14 और 13 कितना हो गया? 27। तो ये 2744 सेंटीमीटर इस क्यूब या घन सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब आयतन आया है, तो ये हो जाएगा 2744। तो इस तरीके से यहां तक आप समझ गए संख्या 21 तक। यहां तक कोई डाउट नहीं रहा होगा आपके मन में। अगर कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट अपना पूछ सकते हैं कि आपको क्या डाउट है। और कहीं कोई ऐसे आपको डाउट है तो आपको नंबर दिया गया है, नंबर पे आप कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए चैनल पे आपको सारी चीजें तो पढ़ाई जा रही है, लेकिन जो कंप्लीट आपको स्टडी है, जो चैप्टर वाइज आपको स्टडी पूरे सिलेबस की मिलती है, और उसका पूरा नोट्स जो आपको मिलता है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जो मिलता है, राजन पवन सीरीज का जो पीडीएफ मिलता है, ये मिलता है ऐप पे। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप डाउनलोड करिए, वहां पे आपको मिल जाएगा सेकंड सेमेस्टर का कोर्स, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे भी आपके लगभग क्लासेस मिल जाएंगी, जिसका लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।